नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप लोगों को आवाज आ रही होगी। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब वैश्वीकरण की बात आई तो हम लोग इसमें बहुत पीछे रह गए। चाइना बहुत आगे निकल गया। चाइना बहुत आगे निकल गया। जैसे हम लोगों ने 1991 में कब शुरू किया? हम लोगों ने कब शुरू किया? 1991 में। ठीक है, जब हमारे पास भुगतान संकट आया, ठीक है, पेमेंट क्राइसिस आया, तब हम लोगों ने इस सुधारों की ओर ध्यान देना शुरू किया। अब इसकी जो जड़ है रियल में, वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से छुपी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आसान विषय है। लेकिन इसके लिए आपको दो चीजें जरूर पढ़नी चाहिए। पहले तो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का फर्स्ट जो वार है वर्ल्ड वार, और सेकेंड वर्ल्ड वार, ये दोनों जरूर पढ़िएगा। और यहीं से आईएमएफ का जन्म होता है ना? यहीं से वर्ल्ड बैंक का जन्म होता है। क्यों जन्म होता है, क्या कारण है, किस तरीके से नियंत्रण रखते हैं, ये सारी चीजें वहां से मिलेगी। और वैश्वीकरण में हम लोग पहले थे जब उपनिवेश थे। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने अमेरिका और रशिया के बीच में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई और लाइसेंस राज बना दिया। हर चीज के लिए लाइसेंस। आपको पता नहीं होगा तो शायद आप पूछिएगा अपने दादा लोग से कि सीमेंट के लिए भी, सीमेंट के एक बोरे के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। मतलब बिना कोटे के सीमेंट तक नहीं मिलता था। इतना कंट्रोल था सभी चीजों पे। और जब ये लाइसेंस राज खत्म हुआ तब वैश्विक कंपनियां भारत आई, है ना? तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसी पे पढ़ रहे हैं। यहां पे ध्यान रखिए, आज विश्व में उपभोक्ता के रूप में हमें वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं, पर ऐसा शुरू से नहीं था। ऐसा शुरू से नहीं था, है ना? ऐसा शुरू से नहीं था। आज आप पूरे पूरे इंडिया में देखें तो सभी तरीके के या सभी तरीके के कंपनियां, चाहे वो पेय पदार्थों की हो, कारों की हो, है ना, या फिर ब्रांडेड खानों की हो, कपड़ों की हो, ये सभी कंपनियां पूरे विश्व में जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो भारत में मौजूद हैं। बट ऐसा नहीं था। इसलिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा, जिसे हम एलपीजी सुधार के नाम से जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार जो है पूर्णतः परिवर्तित हो गया और हम ओपन हो गए। कैसे समझना है इसको आगे हम देखते हैं। अब यहां पे देखिए, 20वीं शताब्दी के मध्य तक। अच्छा एक बात बताइए, 20वीं शताब्दी आप लोग समझते हैं? 20वीं शताब्दी जिसमें 20 पूरा होता हो, जैसे 1901 से लेके 2000 तक को 20वीं शताब्दी, 20 पूरा हो गया, यहां 19 था। 20 से लेके 2001 से लेके 2100 तक को हम 21वीं शताब्दी कहते हैं। मतलब अभी हम जो चल रहे हैं 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक मतलब 1950, ठीक है, 1950 जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम तक क्या था? मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों में कच्चा माल यहां से जाता था और तैयार वस्तुएं आती थी। जैसे कपास यहां से जाता था और कपड़े बन के आते थे। इससे क्या होता था? हमारा वेल्थ का ड्रेन होता था, हमारी जो संपत्ति थी वो चली जाती थी। क्लियर? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब यहां पे क्या है कि कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं? एक से अधिक देशों में उत्पादन नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय, उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं आगे। जैसे देखिए, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी औद्योगिक उपकरण बनाने वाले, इंडस्ट्रियल, है ना, उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका अनुसंधान, रिसर्च कहां करती है? R&D कहां कर रही है?
अमेरिका में, डिजाइन तैयार करती है वहीं पे, उनके पुर्जे कहाँ बनते हैं, चीन में। ठीक है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, वो कहाँ बनते हैं, चीन में। फिर इन्हें जहाज में लाद कर कहाँ भेजा जाता है, तो असेंबलिंग कहाँ होती है, तो मैक्सिको और यूरोप में। और उपकरणों के पुर्जों को जोड़ा जाता है, तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। अब देखो इसकी ग्राहक सेवा कहाँ होती है, तो भारत में स्थित कॉल सेंटरों में, जिसको हम बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के रूप में जानते हैं। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या कर रही है, आर&डी कर रही है अमेरिका में, पुर्जे बना रही है चीन में, लाद कर असेंबली कर रही है मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में, और वहां से पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रही है। और उसके लिए जो सर्विस सेंटर है वो कहां बनाया गया है, भारत में। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे भी उसे जिस तरीके का लेबर सस्ता मिले वहां पे वो करेंगे। जैसे अमेरिका में क्यों कर रही है, आर&डी के लिए कम लेबर लगते हैं, 2 या 4 या 10, है ना। ठीक है, ये सबसे महंगे लेबर होते हैं। ठीक है, ये महंगे लेबर होते हैं, तो ये सबसे कम होते हैं। उसके बाद जो चीन है, इसमें सबसे ज्यादा लेबर वाला काम किया जाता है, तो चीन को दे दिया। यूरोप का कारखाना कहां कहा जाता है, तो चीन को कहा जाता है। तो यूरोप में क्या बनाए, पुर्जे बनाए। अब पुर्जे बनाने के बाद उसको लाद के, पुर्जों को हम असेंबल भी करें तो वो दिक्कत है, तो फिर लाद के कहां ले जाएंगे, मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाएंगे। वहां पे क्या करेंगे, असेंबल करेंगे और फिर पैकिंग करके पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करेंगे। अब सप्लाई कर दिया, उसमें खामी आई, तो कस्टमर सपोर्ट के लिए कौन, तो कस्टमर सपोर्ट के लिए भारत। भारत इसके लिए लोगों को तैयार करता है, जैसे टीसीएस जैसी कंपनियां ये चीजें करती हैं। क्लियर हो गया। तो बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। जैसे भारत के लोगों का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, बात करने की तरीके बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए कहां सर्विस सेंटर, जो बीपीओ और केपीओ कहां पे, तो भारत में। क्लियर हो गया होगा। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई। इस उदाहरण में कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः क्या होता है, उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है, ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक है, अब यहां पे ये चीजें करके उसको, यदि वो अमेरिका में ही सब कुछ करती तो उसको 50-60 रुपया महंगा पड़ता। मान लीजिए एक प्रोडक्ट 100 रुपये में बन रहा है तो वो 160 रुपये बनता। तो ये 60 रुपये का जो है बचत करती है, 50 से 60% बचत कर रही है। क्लियर हो गया। अब यहां पे एक चीज और भी है, ध्यान रखिए। यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करें। जैसे एक ब्रांड लेबल पर मेड इन थाईलैंड लिखा हुआ है, परंतु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है, तो यह क्या है, विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं, हम इसे विश्व स्तर पर करें, जैसे कई चीजें। अब यहाँ पे निर्माण मेड इन थाईलैंड, तो अब असेंबली कहाँ हुई, थाईलैंड में, तो मेड इन थाईलैंड चिपका दिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने कुछ चीजों पर 50% टैरिफ लगा दिया। अब चीनी कंपनियां क्या कर रही थी कि चीन से मान लो टैरिफ लगाया, तो चीनी कंपनियां क्या करी कि सारे कल पुर्जे भेज दिया मैक्सिको। मैक्सिको से वो टैरिफ 15% है, तो मैक्सिको में असेंबल किया और ऊपर चिपकाया क्या, मेड इन मैक्सिको एंड सप्लाई। तो इससे क्या हुआ, अमेरिकन चीन की कंपनी है वहां पे स्थापित हुई और वहीं पे असेंबल करके भेज दी और मेड इन मैक्सिको लिख दी। तो इससे चीन को भी फायदा, मैक्सिको को भी फायदा, अमेरिका को भी फायदा। ठीक है, और अमेरिका की वो बात रह गई। अब विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना हो गया, है ना। अब कहीं पे भी बने, कहीं पे भी बने तो उत्पादन को एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब देखिए, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। आपने देखा होगा उत्पादन के कारक में 4 हैं, उत्पादन के कारक 4 हैं। पहला जमीन, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये 4 कारक हैं। तो 2 कारक
एक तो कारक क्या है कि कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम, पूंजी तो वो लगा रहे हैं और जमीन मिल जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप आराम से आती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं। अब मान लो कोई ऐसी सरकारी नीति आई, जैसे भारत में पीएलआई स्कीम चल रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, तो इस तरीके की यदि कोई नीति आई तो उसमें भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ हो जाता है और वो वहां पे फैक्ट्री लगा देती है। क्लियर हो गया। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, उत्पादन के लिए कार्यालय, कारखानों, भूमि, भवन मशीन और खरीद व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। किए गए निवेश विदेशी निवेश होते हैं। अब इससे देखिए, मान लीजिए कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत आ रही है तो वो क्या कर रही है, निवेश कर रही है। यहां पे जब निवेश कर रही है तो उससे क्या होगा, भूमि, ऊर्जा की खपत, लेबर और उससे जुड़े हुए कई चीजें, मतलब एक छोटा मोटा शहर विकसित होगा या हो सकता है बहुत बड़ा शहर विकसित हो। तो इससे क्या होगा, भारत धीरे धीरे समृद्ध होगा क्योंकि यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आय बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया होगा। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों के स्थानीय कंपनियों के साथ, अब कोई कंपनियां ऐसी हैं जो शायद के संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, जैसे मारुति। मारुति के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सुजुकी, है ना। मारुति इंडियन कंपनी, सुजुकी कहां की कंपनी है, साउथ कोरिया की, है ना। तो वो इंडिया की। तो इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान करती हैं। और दूसरा क्या होता है, नवीनतम टेक्नोलॉजी लेके आती है, न्यू टेक्नोलॉजी ला सकती है। उसके बाद वो एक बाजार भी दे सकती है। जैसे मान लीजिए मारुति के साथ सुजुकी जुड़ गई तो बाजार दे सकती है। सुजुकी का जो बाजार होगा, जैसे हीरो के साथ होंडा जुड़ा था, बाइक आ रही थी, भले अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से कई कंपनियां जुड़ती हैं। हम इस कारखाने को दूसरे देश में हस्तांतरित कर देंगे, यहाँ पर या खर्चीला हो गया। तो जब लगे, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई असेंबली लाइन या असेंबली में खर्चीला हो जाता है तो फिर क्या करती हैं कंपनियां, दूसरे जगह स्टेब्लिश कर देती हैं। क्लियर हो गया। जैसे फोर्ड को देखा होगा आपने, फोर्ड यहां पे भारत में कार नहीं बेच पा रहा था तो फोर्ड चला गया। इस तरीके की कई कंपनियां हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए जींस की बात की गई है ना, कई जींस हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता है स्थानीय कंपनियों को खरीदना। क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। जैसे आपने अभी देखा होगा कोल्हापुरी चप्पल, है ना। कोल्हापुरी चप्पल अभी बहुत चर्चा में रहा है, न्यूज में डाल के उसे देख लीजिएगा। उसको प्राडा नाम की कंपनी ने खरीद लिया था, या प्राडा नाम की कंपनी अब बनाने को वो हो गई है। ठीक है। परक फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड परक फूड को कौन खरीद लिया, करगिल ने। आपने देखा होगा एक कारगिल नाम की कंपनी है। अब ये मत समझिएगा कि करगिल जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख वाला, वो नहीं। करगिल एक ब्रांड है और उसने परक फूड्स को खरीद लिया और उसके सप्लाई चेन पर पूरा कब्जा हो गया। जैसे मान लीजिए पतंजलि का भी सप्लाई चेन है और पतंजलि को कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आके खरीद लेती है तो उसका पूरे सप्लाई चेन पे कब्जा हो जाएगा। जैसे रुचि गोल्ड जो था, रुचि जो सोयाबीन बड़ियां बनाती थी, उसको किसने खरीद लिया, पर पतंजलि ने, और उसके जो सप्लाई चेन है उस पर किसका कब्जा हो गया, पतंजलि का। तो इस तरीके से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, छोटी मछली के पूरे जो जाल हैं या नेटवर्क हैं उसको वो कैप्चर कर लेती है। इस तरीके से कई बार, जैसे रेंज रोवर को टाटा ने खरीद लिया, है ना, लैंड रोवर जो है उसको टाटा ने खरीद लिया। तो इस तरीके से कई बार बनता है। कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों की संपूर्ण बजट से भी अधिक होता है। जैसे आपने देखा होगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इनकी जो पूरा का पूरा वो बजट होता है या पूरा का पूरा जो एसेट होता है वो कई सरकारों के पूरे जीडीपी से कई गुना होता है ना। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन भी नियंत्रित, विकसित देशों की बड़ी बहुत छोटे उत्पादकों का उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान, ऐसे उद्योग हैं। जैसे आपने देखा होगा लेवाइश के जींस, लेवाइश के जो जींस आते हैं उसे भारतीय कंपनी अरविंद टेक्सटाइल मिल्स बनाती है। अरविंद टेक्सटाइल आप नहीं जानते हो तो सर्च कर लीजिएगा। अरविंद टेक्सटाइल जो है वो
कई कंपनियों के जो कपड़े हैं वो बना के देती है, ब्रांड लगा के देती है, बाकी कई जो कंपनियां हैं वो खुद कुछ नहीं बनाती। छोटे उत्पादकों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। और इस बड़ी कंपनियों में दूरस्थ मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति, श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, इसलिए वो अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर काम करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक उदाहरण बताता हूं, पार्ले। पार्ले कंपनी देखा है? आप देख लीजिएगा, पार्ले का एक बिस्किट लीजिएगा, पार्ले का एक बिस्किट का पैकेट लीजिएगा और उसके पीछे देखिएगा मैन्युफैक्चरर कभी भी पार्ले नहीं रहता। कोई लोकल जो बिस्किट बनाती है उस कंपनी को पार्ले एक्वायर कर लेती है और उसके बिस्किट पे अपना रैपर चिपकाती है और वो पार्ले के नाम से बेचा जाता है। हाँ, शर्त ये रहती है कि पार्ले का जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, आटा चाहे मैदा, तेल, चीनी, उसका अनुपात वो बराबर मेंटेन करती है। और पार्ले में आप पैकेट लेके, एक पैकेट ले लीजिएगा, 2 रुपये 5 रुपये का आता है, उसको देखिएगा कि वो पार्ले के द्वारा बनाया गया नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंपनी की है, और ये करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसी तरीके से, चाहे आप जॉकी का ले लें, चाहे आप लेवाइस का ले लें, चाहे आप रेमंड का ले लें, सॉरी एडिडास का ले लें, रिबॉक का ले लें, वो खुद कोई भी चीज नहीं बनाती है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। अब यहां पे देखिए, एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत में आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके विशाल संयंत्र स्थापना किया। ठीक है, यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एवं महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया था। वर्ष 2017 तक बेचे रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात कर रही थी। है ना? अब यहां पे देखो, भारत बेचने के लिए कारों का उत्पादन बंद कर दिया है। अब क्या किया है? कारों का उत्पादन बंद कर दिया है भारत में बेचने के लिए, लेकिन कारों और इंजनों का लघु स्तर पर निर्यात करती है। अभी भी फोर्ड भारत में नहीं बेचती है, लेकिन यहां से जो निर्माण करके वो निर्यात कर रही है। ठीक है, तो यहां पे आपने ध्यान दे दिया होगा, मैंने जो बोला वही आ गया। भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित कारों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में और बेचा जाता है, और अभी जो है सऊदी अरब, मैक्सिको में हमारी जो कार निर्माता कंपनी है वो भेजती है यहां से, तो उससे क्या हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। जब व्यापार और सब जुड़ जाएं, जैसे लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या रहा है? तो व्यापार रहा है। क्या रहा है? व्यापार रहा है। आपने देखा होगा, रेशम मार्ग सुना होगा, चोल के साम्राज्य के टाइम में सुना होगा। तो इस टाइम से ही कई बार हमारे यहां से विदेशी व्यापार होता रहा है और कई जगहों से होता रहा है। जब ऑटोमन साम्राज्य आया तब यूरोप से हमारा कटाव हुआ, उसके बाद वैकल्पिक मार्ग शुरू हुए जो समुद्र के रास्ते से, नहीं तो ऐसा हमारे साथ व्यापार पहले से होता रहा था। ठीक है, अब यहां पे देखिए, व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। कब? इतिहास में। व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों का एक अवसर प्रदान करता है। यहां पे ध्यान रखिए, जब हम उत्पादन करते हैं किसी चीज का, तो वो उत्पादन, जैसे मान लीजिए दिल्ली में मैं किसी चीज का उत्पादन कर रहा हूं और दिल्ली के पूरे बाजार मेरे जैसे कई उत्पादकों से भरे हुए हैं, मैं अपना माल यहां पे बहुत अच्छे से नहीं बेच पा रहा हूं, तो मैंने क्या करा? उत्तर प्रदेश की ओर कदम बढ़ाए और उत्तर प्रदेश का एक जिला चुन लिया और उस जिले में अपना माल सप्लाई करने लगा, जबकि वहां पे कोई कंपटीशन नहीं था। तो क्या मिला? मुझे एक नया बाजार मिला। अब इस तरीके से मैंने भारत के कई क्षेत्रों में सप्लाई कर ली और अपना बाजार बड़ा कर लिया। अब यहां पे सवाल आता है कि मेरी महत्वाकांक्षा और ज्यादा है, फिर मैं क्या करूंगा? वैश्विक बाजारों की ओर रुख करूंगा, जैसे अमेरिकी बाजार, यूरोपियन बाजार, अफ्रीकन बाजार, दक्षिण अमेरिका के बाजार। इस तरीके से क्या होगा
कि मैं और बाजारों की तरफ, और यही उन्होंने करा कि भारतीय बाजारों और एशियाई के देशों के अन्य बाजारों की तरफ आए, और ऐसा करने वाला मैं अकेला नहीं रहूंगा, मेरे साथ कई लोग रहेंगे, तो हमारे आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा होगी तब क्या होगा, हमारे मूल्य में कमी आएगी। बट कई बार ऐसा होता है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, मूल्य में कमी इतनी हम कर देंगे कि जो घरेलू बाजार के उत्पादक हैं वो टिक ही नहीं पाएंगे। ऐसा भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे गिफ्ट एंड टॉयज, ठीक है, आपने देखा होगा 80% टॉयज पर जो कब्जा था वो किसका था, तो चीन के द्वारा। अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव का उदाहरण, विदेश पर व्यापार का प्रभाव अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हम जो खिलौने खरीद रहे हैं उन पे बाजार में कब्जा जो है चीन के बाजार का, मतलब चीन का 80% है। मतलब क्या हुआ कि हमारे बाजार चीनी खिलौने से ढके पड़े, अटे पड़े। अब देखो यहां पे क्या है, चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने के अवसर का पता चला कि यहां पे खिलौने हैं ही नहीं। अब यहां पे देखो, भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में खिलौने की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। अब जैसे पता चला कि भारत जो है एक खाली क्षेत्र है जहां पे खिलौनों का बाजार बहुत बड़ा है। अब चीन ने क्या करे, अपने सारे खिलौने डंप करने शुरू किए या भारत में भेजने शुरू किए। प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलौना उद्योग पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया, क्योंकि वो अभी तक ठीक ठाक काम कर लिए थे और उनमें स्किल जो डेवलप की थी उसमें उनके खिलौने बहुत सस्ते पड़ते थे। तो वो क्या हुआ, भारतीय बाजार पूरा पट गया। कितने, 70 से 80%। अब जब सरकार को यह बात पता चली तो खिलौना कॉरिडोर बनाया गया, खिलौना पार्क बनाया गया, जिसमें सिर्फ खिलौनों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे यहाँ के जो खिलौना व्यापारी हैं या खिलौना उत्पादक हैं वो कम कीमतों पर खिलौना का उत्पादन कर सके, ताकि हमारा जो पैसा है वो बाहर के देश में या चीन में न जा सके, है ना। ठीक है, तो ये चीजें करी गई हैं। चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए, भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फिराने, है ना। तो इनसे क्या करोगे, भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं, और सीधी सी बात, हमें विदेशी मुद्रा की हानि होती है। इसका मतलब है हमारा व्यापार घाटा और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, सामान्यतः व्यापार के खुलने में वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे पर, इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। पूरे विश्व का एक बाजार हो जाता है। जैसे अमेजन पे कोई भी व्यक्ति कुछ भी सेल कर सकता है, तो पूरे इंडिया का बाजार एक हुआ। उसी तरीके से पूरे विश्व से हम कहीं भी माल भेज सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारे साधन हो गए हैं जिसमें हम कहीं भी पूरे विश्व में माल भेज सकते हैं, जिसके कारण हमें प्रतिस्पर्धी मूल्य पर देना होता है और कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे एक उदाहरण है, सिले सिलाई वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात देनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए, है ना। तो ये छोटे व्यापारी हैं और कई ऐसे कंपनियां हैं जो आसानी से बहुत कम कीमतों पे दे देती हैं। जैसे आप मान लो अभी कोई कंपनी आई है जैसे जेप्टो, ठीक है, जैसे जेप्टो। अब जेप्टो एक, उसमें फंडिंग विदेशी कंपनी की है। अब मैं जब दूध लेने जाता हूं बाजार तो मुझे 35 रुपीज का मिलता है। ठीक है, 35 रुपीज हाफ लीटर, 1 लीटर का 70 रुपये। ठीक है, 1 किलो चीनी लेने जाता हूं तो 55 रुपये का मिलता है। अब ये दोनों कितना हुआ, 70 और 55 कितना हुआ, 125 रुपये। ठीक है, 125 रुपये में मुझे जाना नहीं पड़ रहा, वो मुझे घर ला के दे रहा है। हो सकता है कई बार कूपन दे देता है तो वो 70 और 50 120 या हो सकता है 100 रुपये में पड़ जाए। तो क्या लोकल दुकानदार
प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? वेट एंड वॉच। क्योंकि यदि उनको इस तरीके, ये मतलब एकदम से गलत है ना, लेकिन हमें लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे? उसी तरीके से अभी चीनी खिलौने की बात थी, भारतीय खिलौना मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं है, उसके दाम है 150 रुपये। चीनी खिलौना उसी लेवल पे बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ 50 रुपये में आ रहा है। तो हम क्या खरीदेंगे? हमें किससे मतलब है? सिर्फ अपने आर्थिक हित से। तो आर्थिक हित से मतलब है तो हम कौन सा खिलौना खरीदेंगे? जाहिर सी बात है, चीनी खिलौना। तो जब इस तरीके की बातें हो तब सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, और टैरिफ बैरियर या जो मोनोपोलीज हैं या इस तरीके के अन लॉफुल प्रैक्टिसेस हैं, इनको बंद करने के लिए आगे आना होता है। तब ये लोकल दुकानदार जो हैं वो बच पाते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम यहां पे आते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। विगत 2-3 दशकों में, है ना, अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जहां उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो, क्या हो? उत्पादन के लिए सस्ते हो। निवेश में वृद्धि हो रही है, साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित, विदेश व्यापार का जो बड़ा भाग है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर का, है ना, भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि वो अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इस प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्रियाकलाप वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर शामिल होता है। तो कई कंपनियां हैं जो भारत आके काम कर रही हैं, भारत में पुर्जे बना रही हैं और फिर सप्लाई कर रही हैं। अब फोर्ड कंपनी को ही ले लें, वो अमेरिका में ये चीज़ें बनाएगा तो वो निर्यात नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में वो compete नहीं कर पाएगा पैसे से, है ना, मूल्य से। तो फिर दूसरे आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको ध्यान रहे, आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कौन खेलते हैं? ये कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, आपने फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, आप उसके लिए पैसा पे करते हो? नहीं। तो क्या वो फ्री में चल रहा है? वो इतनी बड़ी अरबों की कंपनी बन गई है, तो वो क्या फ्री का है? नहीं, वो आप ही उसके प्रोडक्ट हो। क्योंकि बीच में क्या करता है? वो आपको चीज़ें दिखाता है, एडवर्टीजमेंट दिखाता है, और उससे आप लेने को प्रोत्साहित होते हो। दूसरी बात, आपने कहा व्हाट्सएप का उदाहरण ले लो कि आप वहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखते हो, बट आपका डेटा वहाँ जाता है कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनके प्रोडक्ट हो, आप उसके उपभोक्ता नहीं हो। ठीक है, अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजार उत्पादों में एकीकरण हो रहा है। जैसे तुम देखो तो जींस जो यहाँ पे जितने का मिल रहा है, अमेरिका में जाके उतने का ही मिलेगा। थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है, वो भी टैरिफ और टैक्सेस का, बाकी तो वही मिलेगा। तो क्या हो रहा है? एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे ही कोई कंपनी आई, जैसे मान लो फोर्ड यहाँ पे आई, तो वो क्या करेगी? अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ छोड़ के आएगी? नहीं, वो टेक्नोलॉजी लेके आएगी, और जो भारतीय कामगार हैं वो टेक्नोलॉजी से सीखेंगे ही सीखेंगे कि इस तरीके से काम किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे हम प्रैक्टिसेस सीख जाते हैं कि इस तरीके से काम करें तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। जैसे आज के पहले हम लोग डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे थे, अब डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तकनीकी रूप से हम सक्षम हैं कि हमें ज़्यादा फायदा हो या ज़्यादा आप लोगों तक पहुँच सकें। ठीक है, इस तरीके से वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों, प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों का आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। जब भी व्यापार होगा तो लोगों का आवागमन होगा, और सांस्कृतिक सामाजिक रूप से हम जुड़ेंगे। लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के लोग आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण क्या है। ठीक है, तो अब यहां पे आगे हम देखने के पहले एक चीज देखें, वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं ना,
इनकी भी कई कंपनियां हैं, और सर्च कीजिएगा, भारत की कोई कंपनी ऐसी नहीं है बड़ी जो इन कंटेनरों का उत्पादन या इन कंटेनरों को किराए पे देती है। ये इनमें भी इन कंटेनरों का जो आधिकारिक या वो क्या बोलते हैं मालिकाना हक है, वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, है ना। और इसके कारण से वो बहुत कंट्रोल रखती है आप पे। जैसे आपने अभी देखा होगा, तेल के टैंकरों पर प्रतिबंध लगाया गया, रूस से तेल लाया जा रहा, तो वो टैंकर जो हैं वो अधिकतर विकसित देश के हैं, और यदि वो प्रतिबंध लगाता है तो वो टैंकरों से तेल नहीं ले जा पाएगा, है ना। तो तेल कहाँ से ले जाओगे, तेल नहीं ले जा पाओगे, इसका मतलब प्रतिबंध इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले उल्लेख्य कारक जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। क्या हुआ है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, ये चीज़ें आसानी से हम लोग कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे किस स्थिति, तो मेल, वॉइस मेल, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो पहला कारक है। अब ये चीज़ें सारी हो गई, लेकिन बिजली कहाँ है, तो बिजली, ठीक है। आगे देखते हैं। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी, आप यहाँ पे देखिए, लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्र में डिजाइनिंग कहाँ की जाती है, दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कैरियर को भेज दिया जाता है, यहाँ से छपाई के बाद पत्रिकाओं को वहाँ भेज दिया जाता है। तो हमें क्या हुआ, बहुत कम पैसे में ये छपाई हो गई और फिर आराम से काम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। इसके बाद विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे आप सोचिए कोई ऐसा देश है जो कि चीनी खिलौने, जैसे अभी यहाँ पे चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर टैक्स लगाती है, तब क्या होगा, इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन पर कर देना पड़ेगा, और इसके कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, और अधिक कीमत जब चुकाएंगे तो भारत बाजार में सस्ते नहीं रह जाएंगे, उससे क्या होगा, भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। क्या होगा, एक बैरियर लगाया जाएगा, और यही क्या किया गया है, ट्रंप के द्वारा बैरियर लगाया गया है कि अमेरिका फर्स्ट, मागा, मैक अमेरिका फर्स्ट अगेन, है ना, ठीक है। ये कुछ ग्रेट अगेन, सॉरी फर्स्ट अगेन नहीं, ग्रेट अगेन, मागा बोला गया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब है टेरिफ लगा के हम आयात को बंद कर देते हैं, जो अमेरिकन जो उत्पादक हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। क्लियर। तो आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है, क्योंकि इससे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह प्रतिबंध, कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक नहीं लगा सकती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती हैं। कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें पूरे विश्व के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनके नीतियों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी रेटिंग या हमारा जो मतलब प्रभाव है वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी जैसे सी रेटिंग दी गई थी भारत को, तो उसमें भी कई बार किया गया। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था, और 1950-60 के दशकों में उद्योगों को उदय हो रहा था। इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योग बढ़ने नहीं देती। अब उद्योग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आयात को खोलोगे नहीं, तब तक तुम कैसे जानोगे कि हमारा बच्चा, जैसे मान लो एक बच्चा हमारे घर में बहुत तेज है, हमने लेकिन उसको कहीं पे कंपटीशन में उतारा ही नहीं, तो हम तो मानेंगे कि बच्चा बहुत तेज है, लेकिन कंपटीशन में उतारेंगे तब तो पता चलेगा कि बच्चा तेज है या नहीं है ना। तो उसी तरीके से हमारी जो कंपनियां काम कर रही हैं, उसे ग्लोबलाइजेशन में जब डालेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो कितना काम कर रही है और कितना एफर्ट से काम कर रही हैं। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसे भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के आयात की अनुमति दी थी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया था, और संरक्षण देने का यह मतलब है कि बच्चे को जितना संरक्षण दिया जाएगा वो उतना अल्प विकसित रह जाएगा, और भारत सरकार ने भी यही किया था, उद्योगों को संरक्षण दिया जिससे वो बहुत विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं आई। हमारे से मात्र 10 साल पहले चीन ने अपना पूरा बाजार खोला
और आज हमसे 10 गुना आगे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बच्चे को हमें, नाव को हमें समुद्र में उतारना पड़ेगा, तभी उसके मजबूती की परीक्षा होगी। नहीं तो नाव तो समुद्र के किनारे जो बंदरगाह होता है उसमें सबसे सुरक्षित होता है। तो आप सुरक्षित रहिए, है ना। तो भारत करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए और भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया। यह महसूस किया गया प्रतिस्पर्धा देश उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये पेन मैं बेच रहा हूं और भारत में कोई पेन बेचने वाला है ही नहीं, तो मैं जो बेचूं वो तुम्हें लेना पड़ेगा। बट भारत सरकार ने ये कर दिया कि और भी पेन बनाने वाले आ जाएंगे, तो मुझे इसकी गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा और मुझे इसके मूल्य में भी कमी करनी पड़ेगी, तब ये पेन मैं बेच पाऊंगा उनके मुकाबले, नहीं तो नहीं बेच पाऊंगा। और यही हुआ, विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। इससे क्या हुआ, आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और कार्यालय कारखाने स्थापित कर सकती थी। विदेशी कंपनियां कार्यालय और कारखाने, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एलपीजी सुधार जो हुए वो कब हुए थे, 1991 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट हम इसके बाद लेके आएंगे, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, समझते रहिए।